हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म स्पिरिट्स होमकमिंग को एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टोरी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कोरिया की लड़कियों को आर्मी के सोल्जर्स को प्लेजर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन लड़कियों को कंफर्ट वुमेन भी बोला जाता है। कंफर्ट वुमेन वो होती हैं जिसका काम आर्मी के मेल्स को प्लेजर देना होता है। मूवी शुरू होती है और एक ओल्ड वुमेन को कुछ कपड़े सिलाई करते हुए दिखाया जाता है। टीवी में एक ओल्ड लेडी का इंटरव्यू आ रहा होता है जिसमें वो अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में बता रही होती है। ये टॉर्चर उसके साथ जापान की सेना के सोल्जर्स करते थे। ये सुनने के बाद वो लेडी जो सिलाई कर रही थी वो पुरानी बातें याद करने लगती है। वो भी एक टाइम पर कंफर्ट वुमेन हुआ करती थी। फिर सीन 1943 साउथ कोरिया पर शिफ्ट होता है जहाँ एक ब्यूटीफुल यंग लड़की युंग मिन अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में हाइड एंड सीक खेल रही होती है। खेलते वक्त उनके पास से मिलिट्री का ट्रक गुजर रहा होता है। उस ट्रक में आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। उनमें से एक सोल्जर उन्हें बुरे तरीके से इशारा करता है। इस टाइम पर साउथ कोरिया के लोगों को एमलेट्स पर बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास होता था। एमलेट लक और प्रोटेक्शन लाता था। युंग मिन के पास एमलेट नहीं होता। एक दिन युंग मिन अपने दोस्तों को बातों में फंसाकर उनका एमलेट सस्ती टॉफीज के बदले में ले लेती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बहुत गुस्सा करती है और उसे ये एमलेट अपने फ्रेंड को लौटाने के लिए बोलती है। वो युंग मिन को चोरी करने पर छड़ी से मारती भी है। रात में उसके पेरेंट्स चिंता कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जापानी सोल्जर गांव के लोगों को जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर मारे जाएंगे। युंग मिन को एमलेट चाहिए होता है, इसलिए उसकी मदर उसके लिए भी एक एमलेट बना देती है। एक दिन युंग मिन ऐसे ही कहीं से घूमकर आ रही होती है। अपने घर के बाहर वो जापानी सोल्जर्स को देखती है। उसके पेरेंट्स और जापानीज सोल्जर्स के बीच में बहस हो रही होती है। वो समझ जाती है कि ये लोग उसे लेने के लिए आए हैं। युंग मिन के पेरेंट्स सोल्जर्स से युंग मिन को छोड़ने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते और युंग मिन को ले जाने लगते हैं। युंग मिन की मॉम कपड़ों में कुछ पैसे छुपा कर देती है और कहती है कि ये पैसे किसी ऐसे आदमी को देना जो तुम्हें घर वापस आने में हेल्प करे। फिर उसे एक ट्रेन में ले जाया जाता है। वहाँ युंग मिन की तरह और भी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें उनकी फैमिली से जबरदस्ती पकड़ के लाया गया था। इनमें से किसी को ये नहीं पता था कि इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। वहाँ युंग मिन अपनी साइड में बैठी हुई एक लड़की से बात करती है। उस लड़की का नाम यंग ही होता है। वो 15 साल की होती है और उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। युंग मिन अपनी एज के बारे में झूठ बोलती है। वो अपनी एज 15 बताती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। युंग मिन अपना एमलेट भी यंग ही को दे देती है। काफी समय बाद ट्रेन फाइनली चाइना जाकर रुकती है जहां उन्हें जापानी सोल्जर के एक आउटपोस्ट पर रखा जाता है। वहां एक जापानीज लेडी जिसका नाम नोरिको होता है जो सभी लड़कियों से उनकी एज पूछती है। युंग मिन अभी भी 14 की होती है। उसे जबरदस्ती एक रूम में ले जाया जाता है जहां उसके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है कि उसकी कोई डिसीज तो नहीं है। फिर उसे नहलाया जाता है और एक रूम में भेज दिया जाता है। फिर उस रूम में एक जापानीज सोल्जर आता है। वो युंग मिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। युंग मिन रेजिस्ट करने लगती है, लेकिन वो सोल्जर उसे जोर से मारता है और बेहोश कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जब वो उसे ले जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि दूसरी लड़कियों के साथ भी वही सब हो रहा है जो युंग मिन के साथ हो रहा होता है। अगले दिन कोरियन लोग इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनके पास अच्छे हथियार होते हैं जिसकी वजह से ये लोग आसानी से बच जाते हैं। अगले सीन में हम युंग मिन को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। उसकी हालत ठीक नहीं होती। तभी डोर खुलता है और एक सोल्जर अंदर आता है। युंग मिन उसे सर्व करने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन वो सोल्जर जिसका नाम टनाका होता है वो रुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर की याद दिलाती हो। वो उसे आराम करने देता है। तब तक युंग मिन काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। यहाँ की हालत रोज बुरी से बुरी होती जा रही थी क्योंकि यहाँ इनके साथ रोज जबरदस्ती करी जाती थी और इन्हें मारा भी जाता था। जापानीज सोल्जर्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इन लोगों को काफी मेहनत वाले काम भी करने पड़ते थे। एक दिन एक सोल्जर इन लड़कियों को अकेला छोड़ देता है। युंग मिन अपने दोस्तों को बताती है कि वॉर जल्दी ही खत्म होने वाली है और उन्हें यहाँ से भागने के लिए प्लान करने के लिए बोलती है। एक दिन युंग मिन को एकदम से दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि युंग मिन बस मेंस्ट्रुएशन एक्सपीरियंस कर रही है। उठने के बाद युंग मिन अपने पीछे एक डेड बॉडी देखती है। वो डेड बॉडी मैंड्यूक की होती है। मैंड्यूक को सुबह से ही किसी ने नहीं देखा होता। युंग मिन ये देखकर रोने लग जाती है। कुछ दिनों बाद युंग मिन टनाका से मिलती है। टनाका उसे भागने के लिए जंगल का मैप देता है। उस रात युंग मिन, यंगी और 2 लड़कियां इकट्ठा होती हैं। वो लोग धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स को पता लग जाता है कि कुछ लड़कियां मिसिंग हैं
वो तुरंत ही सबको ढूंढने लग जाते हैं। इन चारों में से एक लड़की जिसका नाम ओकबूम होता है वो इनसे अलग हो जाती है। सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से पोस्ट पर ले आते हैं। बाकी 3 लड़कियों को उसके लिए बुरा लगने लगता है। वो लोग भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कैंप की सभी लड़कियों के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनको रात भर टॉर्चर किया जाता है। कुछ लड़कियां जो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, उन लड़कियों को ट्रक में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा होता है। सोल्जर्स कहते हैं कि इन्हें दूसरे पोस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन असलियत में इनको जंगल में मारने के लिए ले जा रहे होते हैं। इनका कमांडर टनाका को लड़कियों को मारने के लिए बोलता है। टनाका उन्हें मारने में कतराता है तो कमांडर टनाका को भी सर पर गोली मार देता है और बाकी लड़कियों के साथ वहीं जला देता है। अब 1945 होता है। जापान में एटम बम गिर गया होता है, इसलिए जापान के सभी सोल्जर्स को जापान वापस बुलाया जाता है। इस वजह से सभी लड़कियों को जंगल में मारकर जलाने के लिए ले जाया जाता है ताकि इनका कोई सबूत न बचे। युंगमिन यंगही को अपना एमुलेट दे देती है। ये लोग लड़कियों को मारने ही वाले होते हैं, तभी कोरियन लोग इन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद युंगमिन और यंगही वहाँ से जंगल में भाग जाते हैं। तभी एक जापानी सोल्जर वहाँ आता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। तभी एक कोरियन सोल्जर वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युंगमिन पीछे मुड़कर देखती है। वो जापानी सोल्जर यंगही पर एम कर रहा होता है। वो जैसे ही शूट करता है, युंगमिन यंगही के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर सीन ईयर 1991 में शिफ्ट होता है। एक यून क्यून नाम की लड़की अपनी मदर के लिए सैमन लेकर जा रही होती है। यून क्यून कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो एक हादसे से गुजरी होती है। उसकी मदर उसे ठीक होने की विश करती है और वो ठीक भी हो जाती है। फिर हमें पता लगता है कि यून क्यू के पास आत्मा से बात करने की एबिलिटी होती है। एक दिन वो एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वहाँ उसे एमलेट दिखाई देते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी ने बनाए होते हैं। वो ओल्ड लेडी यंगही होती है। यून क्यू यंगही का पास अपनी आंखों के सामने देख सकती थी। वो यंगही से युंगमिन की स्पिरिट को बुलाने की बात करती है ताकि यंगही युंगमिन से माफी मांग सके। कुछ रिचुअल्स करने के बाद युंगमिन यंगही के सामने आती है। यंगही युंगमिन से माफी मांगती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। यून क्यू रिचुअल्स करके सारी कंफर्ट वुमेन की स्पिरिट को बुलाती है और उन्हें मुक्ति दिलाती है। लास्ट में युंगमिन को अपने एमुलेट के साथ अपने घर लौटते हुए दिखाया जाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।